12 अक्टूबर 1972 को साउथ अमेरिका के कंट्री यूरुग्वाई से एक छोटा चार्टर्ड जहाज चिली के शहर सैंटियागो जा रहा था। इसमें रग्बी प्लेयर्स, इनकी फैमिलीज और फ्रेंड्स मौजूद थे। टोटल में इस जहाज में 45 पैसेंजर्स मौजूद थे। ये सफ़र आमतौर पर 3 घंटे का होना था, लेकिन दरमियान में आती हैं एंडीज़ की पहाड़ियाँ, जो हिमालय की पहाड़ियों के बाद सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं। इस दिन पहाड़ियों में तूफान आता है और जहाज़ का आगे जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो पायलट अर्जेंटीना के शहर मंडीजा में जहाज़ को लैंड करवा देते हैं। अगले दिन 13 अक्टूबर को जहाज़ दोबारा उड़ान भरता है। मौसम साफ होने की वजह से 1 घंटे तक सफ़र बिल्कुल ठीक रहता है। 3:21 पर पायलट्स जहाज़ को डिसेंट कराने लगते हैं, क्योंकि जहाज़ सैंटियागो सिटी के काफ़ी करीब पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी पहाड़ियों में ही था, क्योंकि शहर के बिल्कुल 7 पहाड़ियाँ हैं। नीचे उतरते हुए जहाज़ ऊपर नीचे हिलने लगता है। इसी टाइम जहाज़ के चारों तरफ बादल आ जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। अचानक से जहाज़ में अलार्म बजने लगते हैं और वार्निंग लाइट्स भी ऑन हो जाती हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता। एक पैसेंजर खिड़की से देखता है कि बादल अब हट रहे हैं, लेकिन जैसे ही जहाज़ बादलों से बाहर निकलता है, जहाज़ के आगे एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है। पायलट्स एकदम जहाज़ को ऊपर की जानब मोड़ने की कोशिश करते हैं। पायलट्स फुल फोर्स लगा देते हैं पहाड़ी के ऊपर से बच के निकलने में, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्या जहाज़ इस पहाड़ी में टकराने से बचा होगा? इसमें बैठे 45 लोग बच सके होंगे या नहीं? ये सब हम आज जानेंगे इस वीडियो में। इनसाइट्स टीवी की एक और वीडियो में खुशामदीद। जहाज़ का ऊपर जाते हुए पिछला हिस्सा पहाड़ी में टकरा जाता है और जहाज़ का पूरा रेयर पोर्शन अलग हो जाता है। पीछे बैठे हुए 3 लोग हवा में उड़ जाते हैं। कुछ सेकंड्स ऊपर जाने के बाद जहाज़ नीचे गिरने लगता है। इसी दौरान एक और टक्कर से प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। कुछ और पैसेंजर्स बाहर गिर जाते हैं। अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट हिस्सा बचा था, जो जाकर ग्लेशियर में गिरता है। ये हिस्सा ग्लेशियर पर स्लाइड करता हुआ 700 मीटर नीचे आकर एक जोरदार टक्कर से रुक जाता है। सारा जहाज़ तबाह हो जाता है और दोनों पायलट्स मौके पर मर जाते हैं। ये जहाज़ एंडीज़ की किसी अनजान पहाड़ी पे 3570 मीटर की हाइट पर टूटा हुआ पड़ा है। हैरानकुन तौर पर प्लेन में बैठे हुए 45 लोगों में से 33 अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग जख्मी हैं और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। पता चलता है कि जहाज़ प्लान्ड रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था। इस क्रैश में 2 सर्वाइवल ऐसे थे जिनको ज़्यादा चोट नहीं पहुंची थी। पहले रिबर्टो कनीसा और दूसरे गस्टावो जर्बिनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट भी थे, तो दोनों फौरन जख्मियों की मदद करने में लग जाते हैं। इनमें से कई लोग काफ़ी बुरी तरह से जख्मी होते हैं और एक पैसेंजर जिसका नाम फर्नांडो पराडो है, वो कोमा में चला जाता है। जितना इन दोनों से हो सकता था ये लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ द चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 हवाई जहाज इनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। शाम से रात तक ढूंढने के बावजूद इन्हें कुछ नहीं मिलता। एक मसला ये भी था कि ये जहाज़ वाइट कलर का था और जहां ये क्रैश किया था वहां बर्फ भी वाइट कलर की थी, इसलिए इसको ढूंढना बहुत मुश्किल था। 13 अक्टूबर की रात सर्वाइवल्स को ये उम्मीद थी कि वो किसी तरह आज की रात गुजार लें, कल इनको कोई ना कोई ढूंढ ही लेगा। इस बर्फीली रात में 15 और जख्मी गुजर जाते हैं। अब बचते हैं 28 सर्वाइवल्स। अगले दिन 14 अक्टूबर को अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वाई कंट्रीज के 11 हवाई जहाज रेस्क्यू के लिए निकलते हैं। उन्होंने सर्च के लिए जो एरिया चूज किया था वो सही था, लेकिन फिर भी वो क्रैश साइट को ढूंढ नहीं पा रहे थे। सर्वाइवल्स जहाज की छत पर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्यादा लिपस्टिक ना होने की वजह से ये नहीं लिख पाते। फिर वो सूटकेस से क्रॉस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इनको आसानी से ढूंढा जा सके, लेकिन ये भी काम नहीं करता। उस दिन इन्हें अपने ऊपर से 3 हवाई जहाज उड़ते हुए नजर आते हैं। ये हाथ हिलाकर अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो इनको नोटिस कर लें, लेकिन वो कर नहीं पाते। एक और दिन इसी कोशिश में गुजर जाता है। अगले दिन 15 अक्टूबर को बचे हुए लोगों को महसूस होता है कि जिंदा रहने के लिए इनको पानी की जरूरत है। इनमें से एक पैसेंजर पानी निकालने का तरीका ढूंढ लेता है। वो एक मेटल को सोलर के तौर पर इस्तेमाल करके बूंद बूंद पानी जमा करते हैं हाली वाइन की बोतल्स में। इसके साथ साथ वो सीट कवर को इस्तेमाल करके ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। अगले दिन 16 अक्टूबर को फर्नांडो पराडो कोमा से जाग उठते हैं। वो देखते हैं कि इनकी मां क्रैश में मारी जा चुकी है और 19 साला बहन शदीद जख्मी है। वो अपनी बहन को बचाने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन क्रैश के 8 दिन बाद इनकी बहन भी मर जाती है।
21 अक्टूबर क्रैश के 8 दिन बाद रेस्क्यू टीम्स को ये लगता है कि 8 दिन में किसी सर्वाइवल का पता नहीं चला, तो अब इस ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं। इस वजह से वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को टर्मिनेट कर देते हैं। इसी दौरान सर्वाइवल को एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिलता है। एक पैसेंजर किसी तरह इस रेडियो को ऑन करता है। इस रेडियो से सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन हो सकता था, मतलब सर्वाइवल्स बाहर से सुन सकते थे लेकिन अपना मैसेज बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। इस रेडियो से इनको पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है। इस खबर से ये सब बुरी तरह से मायूस हो जाते हैं। क्रैश को अब 11 दिन गुजर चुके थे। इनके पास खाने पीने की जो चीजें थी वो भी अब तकरीबन खत्म हो चुकी थी। अब इनके पास खाने को कुछ नहीं था। इतनी ज्यादा ऊंचाई की वजह से वहां पर दरख्त या पौधे भी नहीं थे। कुछ सर्वाइवल्स ने तो भूख की वजह से सीटों का फोम तक भी खाया, जिसकी वजह से वो उल्टा बीमार हो गए। अब वो लोग कुछ ऐसा करने का सोचते हैं जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि जिंदा रहने के लिए इनको अपने साथ मरे लोगों की बॉडीज को खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं था। 29 अक्टूबर क्रैश के 16 दिन बाद इनके पास खाने का ये रिसोर्स भी खत्म होता जा रहा था। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होगा। हालात इससे बदतर हो नहीं सकते थे, लेकिन इस रात एक खौफनाक बर्फानी तूफान आता है और बर्फ का एक बड़ा तोदा इनके जहाज के टुकड़े में भर जाता है। इससे 8 और लोग मारे जाते हैं। अब सिर्फ 19 सर्वाइवल्स बचते हैं। ये बचे हुए लोग भी बर्फ के अंदर एक छोटी सी जगह पर दबे हुए थे। वो एक मेटल पोल के जरिए बर्फ के अंदर एक होल करते हैं जिससे कुछ वेंटिलेशन आ पाती है। 2 दिन बाद ये बड़ी मुश्किल से एक होल बनाकर बर्फ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर इनको एक और बर्फ का तूफान नजर आता है और जान बचाने के लिए दोबारा वो उसी बर्फ की गुफा में जाके बैठ जाते हैं। 3 दिन के बाद ये सर्वाइवर्स दोबारा बाहर निकलते हैं और तब मौसम साफ हो चुका होता है। अब इनको महसूस होता है कि इनको कोई भी बचाने के लिए नहीं आने वाला। जिंदा रहने के लिए इनको खुद से एफर्ट करना होगी। कैनिसा, प्राडो और विजटन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवल थे। ये तीनों पैदल चलकर बचने का कोई तरीका ढूंढने का फैसला करते हैं। सबसे पहला काम था इनके लोकेशन का अंदाजा लगाना। क्रैश होने से थोड़ी देर पहले को पायलट ने क्रीको शहर को पास करने की स्टेटमेंट दी थी, तो ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर वेस्ट साइड में चला जाए तो कुछ किलोमीटर के बाद चिली के किसी सिटी एरिया में पहुंचा जा सकता है। लेकिन इनका ये अंदाजा बहुत गलत था, क्योंकि को पायलट को खुद भी जहाज की लोकेशन का आइडिया नहीं था। असल में इनकी लोकेशन 89 किलोमीटर ईस्ट में एंडीज पहाड़ियों के बीच में थी। इस सब के बावजूद 15 नवंबर क्रैश के 33 दिन के बाद ये 3 लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। घंटों ईस्ट में चलने के बाद इनको अपने ही जहाज का पीछे का टुकड़ा गिरा हुआ मिलता है, जो पहले टूटकर गिर गया था। इसके अंदर इनको कुछ खाने पीने की चीजें, कपड़े और दवाइयां मिलती हैं। इसके साथ साथ इनको एयरक्राफ्ट का 2 वे रेडियो सिस्टम मिलता है। इससे मैसेज सुना भी जा सकता है और बाहर भेजा भी जा सकता है। ये यहीं पे रात गुजारने का फैसला करते हैं। अगले दिन कुछ और ईस्ट में चलने के बाद इनको रियलाइज होता है कि इस रेडियो को ही चलाने की कोशिश की जाए। वो जहाज के टेल के हिस्से से बैटरी निकालते हैं ताकि वो इससे रेडियो को चला सकें। वो इसको क्रैश साइट पे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो इसके भारी होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाते। फिर वो इसको यहीं पे चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस ये प्लान भी काम नहीं करना था। असल में एयरक्राफ्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम 115 वोल्ट एसी में काम करता है और ये बैटरी 24 वोल्ट डीसी की थी। कुछ दिन तक वो इस रेडियो को चालू करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो जल्द ही रियलाइज कर लेते हैं कि कोई और रास्ता नहीं है। जिंदा रहना है तो इनको वेस्ट की तरफ पैदल चलना होगा। 11 दिसंबर क्रैश के 59 डेज के बाद एक पहाड़ी तूफान आता है और इसमें 3 और सर्वाइवल्स मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 16 लोग। वेस्ट में जाने के लिए इनको पहाड़ों पे चढ़ना पड़ना था। इनको इस दौरान रात गुजारने का तरीका चाहिए था। -30 डिग्री पे कैसे सरवाइव किया जाए। सर्वाइवल्स में एक 18 साल लड़का था जिसको नीडल से सीना आता था। इसके पास नीडल किट भी थी। वो अलग अलग कपड़ों को एक साथ स्टिच करके एक बड़ा स्लीपिंग बैग बनाता है। अगला दिन 12 दिसंबर क्रैश को 2 महीने हो चुके होते हैं। ये 3 बहादुर वेस्ट की जानब निकल पड़ते हैं। वेस्ट की जानब जाने का मतलब था कि इनको पहले पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ना था, वो भी बगैर किसी माउंटेन गियर के। इन्हें अभी भी लगता था कि वो कुछ किलोमीटर ही दूर हैं और वो 2-3 दिन में मदद ढूंढ लेंगे।
प्राडो ठंड से बचने के लिए तीन चीजें पहने हुए थे। इनके पास ना कोई नक्शा था और ना ही कोई क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस। ऊंचाई पे हवा भी पतली हो जाती है, लेकिन इस सब के बावजूद वो आगे पहाड़ी की जानब बढ़ते रहते हैं। इनका स्टिच किया हुआ स्लीपिंग बैग रात को सोने के काम आता है। दिन को ये चढ़ाई चढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे ये चलते रहते हैं। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया और चौथे दिन इनको रियलाइज होता है कि इनकी एस्टिमेशन कितनी गलत थी। आगे इनको नजर आता है कि ये रास्ता खत्म ही नहीं होता। खाने की कमी की वजह से विजटन क्रैश साइट पे वापस आ जाता है और इसको वापस आने में सिर्फ 1 घंटा लगता है, क्योंकि ये सारा रास्ता डाउनहिल था। इस पहाड़ी को चढ़ने में इनको 3 दिन लगे थे और ये सिर्फ 1 घंटे में वापस पहुंच जाता है। प्राडो और कनीसा आगे बढ़ते रहते हैं, पहाड़ी चढ़ते रहते हैं। 3 घंटे बाद ये पहाड़ी की पीक पे पहुंचते हैं और इन्हें नजर आता है कि आगे सारी पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, आसपास बर्फीली पहाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं। प्राडो बड़ी कोशिश करते हैं कि इन्हें कुछ तो दिखाई दे। फिर इन्हें दूर 2 पहाड़ियों के बीच में नजर आता है कि वहां बर्फ नहीं है। ये दोनों उसी सिमत में चलने लगते हैं। कई दिन तक चलते रहते हैं और आखिरकार एक वैली में पहुंचते हैं जहां इनको एक नदी बहती दिखाई देती है। नदी को देख के इनको कुछ सुकून की सांस आती है, क्योंकि नदी की सिमत में चलते चलते रास्ता मिलना आसान था। और आखिरकार 9 दिन के बाद 20 दिसंबर को इन्हें इंसानों की मौजूदगी का एहसास होता है, क्योंकि इनको खेतों में एक गाय दिखाई देती है। इस मुकाम पे पहुंचने के बाद इनमें आगे चलने की हिम्मत नहीं थी। तभी इन्हें नदी की दूसरी जानब घोड़ों पे बैठे 3 लोग दिखाई देते हैं। प्राडो चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी के शोर की वजह से इन तक आवाज़ नहीं पहुंच पाती। खुशकिस्मती से इन 3 लोगों में से एक प्राडो और कनीसा को देख लेता है। वो चलाता है कि मैं कल फिर आऊँगा। अगले दिन वो आदमी अपने दोनों साथियों के साथ दोबारा आता है और अपने साथ कुछ पेपर्स और पेंसिल लेके आता है। वो पेपर और पेंसिल को एक पत्थर के जरिए नदी के दूसरे किनारे फेंकता है। प्राडो को पहली बार मौका मिलता है कि वो अपना मैसेज बाहर किसी को भेजे। प्राडो पेपर पे लिखता है कि इनको मदद चाहिए, इसके साथी पहाड़ों में जख्मी पड़े हैं। हम इस जहाज से आए हैं जो पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया था, प्लीज़ हमारी मदद करें। दूसरी तरफ मैसेज रिसीव करने वाला शख्स चिली का एक किसान था जिसका नाम सेर्गियो था। वो मैसेज मिलने के बाद हाथ के इशारे से कहता है कि मैं समझ गया। अपने दोनों साथियों के साथ बातचीत करने के बाद इसको याद आता है कि इसने न्यूज़ में सुना था कि कुछ 2 महीने पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था। वो ये रियलाइज करने के बाद शॉक्ड रह जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता कि 2 महीने के बाद भी कोई जिंदा है। सेर्गियो नदी की दूसरी तरफ एक ब्रेड का टुकड़ा फेंकते हैं और खुद घोड़े पे बैठकर अगले 10 घंटों तक वेस्ट की जानब दौड़ने लगते हैं। फाइनली जब ये करीब के शहर में पहुंचते हैं तो ये खबर आर्मी कमांडर को बताई जाती है। वो सैंटियागो में आर्मी हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है। इसी बीच सर्गियो के दोनों साथी प्राडो और कनीसा को घोड़े की मदद से लोस मिटनेस शहर में लेके आते हैं, जहां फाइनली इन्हें कुछ रेस्ट मिलता है। पता चलता है कि ये पिछले 10 दिनों में पैदल चलकर 61 किलोमीटर हाइकिंग कर चुके हैं। इसी अरसे में कनीसा अपना आधा वेट लूज कर देते हैं। जैसे ही ये खबर बाहर आती है तो इंटरनेशनल खबर बन जाती है। ये दिल दहला देने वाली अनबिलीवेबल कहानी थी। चिली की एयरफोर्स रेस्क्यू करने के लिए 3 हेलीकॉप्टर भेजती है। आर्मी ऑफिसर्स प्राडो और कनीसा की मदद से इस लोकेशन का पता लगाते हैं, क्योंकि प्राडो अपने साथ पायलट का फ्लाइट चार्ट लेके आए थे और वो नक्शे में अंदाजा लगा रहे थे कि वो कहां कहां हाइक कर रहे थे। फाइनली आर्मी कमांडर्स लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। 22 दिसंबर 1972 क्रैश के 70 दिन बाद 2 हेलीकॉप्टर की मदद से बाकी 16 सर्वाइवल्स को रेस्क्यू किया जाता है। ये सब बुरी तरह से जख्मी थे, लेकिन सारे रिकवर हो जाते हैं। ये कहानी हम सब के लिए उम्मीद को लेके एक सबक है कि इंसान अगर कुछ करने की हिम्मत कर ले और इसमें सब्र हो तो इंसान हर वो चीज़ अचीव कर सकता है जो वो सोच भी नहीं सकता। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।